थिंग जो कि बहुत ही बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू लर्न इज़ द वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं। हम उनको कोई नाम असाइन कर देते हैं, यानी कि हमारा जो डेटा स्टोर होगा वो डेटा कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर स्टोर होता है और उस मेमोरी की कोई लोकेशन होती है। वो लोकेशन तो हम याद नहीं रख सकते हैं, वो बाइनरी में ही ऑब्वियसली कुछ नंबर्स होंगे और वो हर दफ़ा डिफरेंट होंगे जब जब हमारा प्रोग्राम लोड होगा हार्ड डिस्क में या फिर रैम में। उसकी कोई ना कोई लोकेशन होगी और हर दफ़ा लोकेशन रैम में तो डिफरेंट ही होगी। सही है, वो जब भी लोड होगा, जब भी हम उसे रन करेंगे तो उसकी लोकेशन हर दफ़ा डिफरेंट होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि बजाय इसके कि हम लोकेशंस की जो एड्रेसेस हैं वो याद रखें, हम उन लोकेशंस को कोई नाम असाइन कर देते हैं और वो जो नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड दी वेरिएबल। तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। उसका एक तो नाम होता है जो हमने खुद यूज़र डिफ़ाइन करता है कि उसका नाम होगा क्या, और दूसरी चीज़ उसकी टाइप होती है। सही है, ये यहाँ पर इसकी एग्जांपल नज़र आ रही है। सपोज़ मेरा डेटा स्टोर्ड है, मैं लोकेशंस के नाम यहाँ पर रेंडमली बता दें कि लोकेशन नंबर 0, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3 एंड सो ऑन। सही है, तो इन लोकेशंस को हम याद नहीं रख सकते हैं कि लोकेशन नंबर 0 के ऊपर हमने ये वाला डेटा स्टोर किया था। ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम इन लोकेशंस को ही हम नाम दे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दी वेरिएबल। सही है, और वेरिएबल के नाम से क्या पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। यानी कि इस लोकेशन पर हमने पहले सपोज़ ये वैल्यू स्टोर करी थी, तो मैं इसको वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ, वेरी कर सकती है वेरिएबल। सही है, द वैल्यू कैन वेरी। ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो हमारी मेमोरी लोकेशंस के नाम होते हैं। हम उनको जो नाम देते हैं दे आर कॉल्ड दी आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर जो होता है वो यूज़र ख़ुद बनाता है, लेकिन उसके बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो क्या रूल्स हैं अभी देख लेते हैं। ए से जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक कोई भी लेटर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। नंबर हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 0 से 9 तक का कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, और साथ में हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, लेकिन इसकी एक समझ लो लिमिटेशन है कि जब भी हम आइडेंटिफायर बनाएंगे वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो हमेशा किसी ना किसी लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है स्टूडेंट आईडी टोटल ग्रेड, ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। ठीक है, मैं कह देती हूँ सपोज़ मैं कोई फार्मूला बना रही हूँ टोटल ग्रेड का, स्टूडेंट आईडी के टोटल ग्रेड का, तो स्टूडेंट ग्रेड 1 और स्टूडेंट ग्रेड 2, दो ग्रेड्स हैं जिनको मैंने नाम दे दिया ग्रेड 1 ग्रेड 2, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स थे। उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट ग्रेड 1 है ये वेरिएबल का नाम है, स्टूडेंट ग्रेड 2 वेरिएबल का नाम है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर हमेशा लेटर से स्टार्ट होता है, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मैं ये नहीं लिख सकती 1 ग्रेड स्टूडेंट। सही है, ये चीज़ गलत है, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि जब भी हम वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट होगा तो वो हमेशा किसी ना किसी लेटर से या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। सही है, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि हम अपनी लैंग्वेज में हम देखेंगे सी लैंग्वेज C++ में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि वो वर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं। हम उनको अपने, जैसे कि मेन रिजर्व वर्ड है, मैं इस नाम का आइडेंटिफायर नहीं बना सकती हूँ। सही, मैं इस नाम का फंक्शन नहीं बना सकती हूँ, ये रिजर्व्ड है, ये C++ ने अपने काम के लिए, अपने यूज़ के लिए रखा हुआ है। उन नामों को हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। सही है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस आइडेंटिफायर्स की। सबसे पहली तो ये कि वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, दूसरा ये कि वो किसी कीवर्ड का नाम नहीं होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि इफ़ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, इस नाम का हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन मैं इस तरह बना सकती हूँ इफ़ अंडरस्कोर एल्स, क्योंकि ये पूरा एक कंबाइन वर्ड है और इस नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, तो फिर ये बन सकता है एक आइडेंटिफायर। मैं वाइल के नाम से कोई आइडेंटिफायर नहीं बना सकती, लेकिन हाँ अगर मैं कहती हूँ वाइल अंडरस्कोर 1, तो इस नाम का आइडेंटिफायर बन सकता है। सही है, तो आइडेंटिफायर्स वैलिड कौन कौन से हो सकते हैं। सिंपल एक लेटर हमने लिख दिया, दिस इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर, अंडरस्कोर के बाद लेटर लिखा वैलिड है, लेटर के बाद हमने 1 2 3 डिजिट्स लिख दिए, ये भी वैलिड है।
कैपिटल और स्मॉल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मैं सपोज़ एक आइडेंटिफायर बना रही हूँ कैपिटल ए और मैंने बाद में बना दिया एक आइडेंटिफायर स्मॉल है, तो ये एक अलग आइडेंटिफायर है और ये एक अलग आइडेंटिफायर है, क्योंकि हमारी जो C++ लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, तो वहाँ पर कैपिटल का मतलब कुछ और होगा और स्मॉल का मतलब कुछ और होगा, ठीक है। एंड सो ऑन। यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं वेरिएबल्स की, ये सारे के सारे वैलिड हैं। ये वाले जो आइडेंटिफायर्स हैं ये इनवैलिड हैं, इनकी मैं वजह बता देती हूँ क्यों है। नंबर से स्टार्ट हो रहा है, इनवैलिड है। प्लस का साइन आइडेंटिफायर में नहीं आ सकता, इनवैलिड है। डॉलर का साइन आइडेंटिफायर में नहीं आ सकता, इनवैलिड है। इन्वर्टेड कॉमा नहीं आ सकता, माइनस का साइन नहीं आ सकता, डॉट का सिंबल नहीं आ सकता, इनवैलिड है। स्पेसेस नहीं आ सकती बिटवीन लेटर्स, इनवैलिड है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इनवैलिड है, ठीक है। तो ये जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं ये सारे इनवैलिड हैं, और इनकी मैंने रीज़न बता दिया। इसके अलावा जो इनवैलिड होते हैं वो मैंने बता दिया कि अगर वो कीवर्ड्स हैं तो वो सारे इनवैलिड होंगे। से कीवर्ड्स होंगे क्या क्या वो मैं आगे स्लाइड में होगा भी, मैं बता दूँगी। यहाँ पर ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स तुम्हें मिल जाएगी नेट पे भी, अगर सर्च करोगे C++ कीवर्ड्स तो वो सारे कीवर्ड्स की लिस्ट बता देगा। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं हम इनको एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, सही, क्योंकि ये सारे रिज़र्व वर्ड्स हैं। ये रिज़र्व किए हुए हैं C++ के अपने यूज़ के लिए, उसके अपने इस्तेमाल में आएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कुछ, हम अभी देखेंगे भी आज की क्लास में। डबल है, इंट है, लॉन्ग है, ये सारी डेटा टाइप्स हैं। 4 वॉइड अभी मैंने बताया था, वाइल है, स्ट्रक्ट है, स्टैटिक है। ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इनको हम एज एन आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हम डेटा टाइप्स है हमारे पास। स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स वॉइड, इंट, चार, फ्लोट और बूल होती हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं पहले वॉइड। वॉइड का मतलब मैंने पहले बताया था, वॉइड मीन्स नथिंग। तो अगर मेरे पास ये ज़्यादातर हम फंक्शंस में यूज़ करते हैं, हम डिक्लेरेशन में, यानी कि वेरिएबल्स जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं उस वक्त हम वॉइड की टाइप यूज़ नहीं करते, उस वक्त हम इंट, चार, फ्लोट और बूल में से कुछ यूज़ करते हैं। तो वॉइड इज़ यूज्ड इन फंक्शंस बेसिकली, जहाँ पर हमें ये बताना होता है, जैसे कि मेन का फंक्शन था, हमने कहा था कि वो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है और अगर वो कुछ रिटर्न भी नहीं करता है तो फिर हम कहेंगे कि उसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड है, सही है। तो इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन फंक्शंस। इंटीजर डेटा टाइप्स में हमारे पास 3 वेरिएशंस हैं, शॉर्ट एंड और लॉन्ग एंड। अब इसमें भी मैंने कहा था कि कुछ जो टाइप्स होती हैं वो साइंड होती हैं और कुछ होती हैं जो अनसाइंड होती हैं। और जो साइंड वाली टाइप्स होती हैं उसमें जो एक बिट होती है वो साइन बिट होती है, और अनसाइंड डेटा टाइप्स में हमारे पास कोई साइन बिट नहीं होती हैं, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉसिबल वैल्यूज़ जो कि साइन में होंगी वो कम होंगी एज़ कम्पेयर टू अनसाइंड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक बिट जो है वो साइन बिट के लिए यूज़ हो रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अब साइंड और अनसाइंड पता कैसे चलेगा। इंटीजर में 3 वेरिएशंस हैं, शॉर्ट एंड और लॉन्ग एंड। बिफोर यू कैन से 2000 से पहले जो पीसीज होते थे वो यूजुअली 16 बिट पीसीज होते थे। अब हमारे पास जो पीसीज होते हैं वो 32 और 64 बिट पीसीज होता है। तो पहले जो इंट का साइज़ होता था दैट वाज 2 बाइट्स, दैट मीन्स 16 बिट। लेकिन अब जो हमारे पास इंट का साइज़ होता है, अब ज़्यादातर पीसीज में इंट का साइज़ इज़ 4 बाइट्स, सही है। 4 बाइट्स होता है इन 32 एंड 64 बिट पीसीज। तो आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि इन तीनों डेटा टाइप्स के साइज़ एक्चुअली होंगे क्या। अगर कोई मालूम करना चाह रहा है कि उसके पीसी में साइज़ क्या है तो वो साइज़ ऑफ का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकता है, यानी कि सी आउट करके देख लो साइज़ ऑफ इंट, तो तुम्हें सी आउट में डिस्प्ले करके भी बता देगा कि इंट तुम्हारे पीसी में कितना बड़ा है, सही है। तो यूजुअली जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट इंट इज़ ऑलवेज़ लेस दैन इंट एंड इंट इज़ ऑलवेज़ लेस दैन लॉन्ग इंट, सही है। तो यहाँ पर जो ये बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं इनका पर्पस यही है कि लॉन्ग इंट का साइज़ सबसे बड़ा होता है, फिर इंट होता है और फिर शॉर्ट इंट होता है। तो अब जो हमारे पास पीसीज हैं उसमें हमारे पास शॉर्ट इंट इज़ ऑफ 2 बाइट्स, ये फिक्स है,
सही है, चाहे 16 बिट पीसी हो या 32 या 64 बिट पीसी हो, शॉर्ट इंट इज़ ऑलवेज 2 बाइट्स। इंट का साइज़ इन न्यू पीसीज 32 बिट आर्किटेक्चर में 4 बाइट्स होता है, और लॉन्ग इंट का साइज़ भी 32 बिट आर्किटेक्चर में 4 बाइट्स होता है। सही है, तो शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इंट इज़ फिक्स्ड, वो 2 बाइट्स और 4 बाइट्स ही होता है। इंट का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है फ्रॉम आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर, कि हमारा पीसी जो है वो कितने बिट्स का आर्किटेक्चर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं करते हैं क्योंकि अभी तुम लोगों को इतना आइडिया नहीं होगा कि 32 बिट आर्किटेक्चर का क्या मतलब है। तो बेसिकली हमारे पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो इंटरनली यूज़ होते हैं जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो वो रजिस्टर्स का साइज़ जो होता है वो पहले पीसीज़ में 16 बिट का होता था, तो यानी कि जो टेम्प्रेरी मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो 16 बिट की होती थी। अब जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं वो उनका साइज़ इज़ मच लार्जर, तो वो 32 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। दैट इज़ द रीज़न हम अब जो पीसीज़ को कहते हैं वो 32 बिट आर्किटेक्चर के हैं। दैट मीन्स उनके अंदर जो इंटरनल मेमोरी लोकेशंस हैं वो 32 बिट की हैं, रेंज बढ़ गई है। ठीक है, अच्छा, तो अब बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो साइंड इंटीजर यूज़ कर रहे हैं या अनसाइंड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम अनसाइंड यूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज़ हम इसके पीछे, तो हमेशा हम इन डेटा टाइप्स के पीछे अनसाइंड का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी कि जब भी हम लिखेंगे इंट तो हम खाली इंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अनसाइंड इंट। सही है, और अगर हम खाली इंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये साइंड है। सही है, अगर अनसाइंड है तो इसका मतलब है कि इसकी रेंज कम होगी। मैं अगर अभी सपोज़ शॉर्ट की बात करती हूँ, शॉर्ट इंट की, तो शॉर्ट इंट की अगर हम आते हैं तो हम लिखेंगे अनसाइंड, हम खाली इंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अनसाइंड शॉर्ट इंट। तो इसका मतलब है कि अब हम जो डेटा टाइप की बात कर रहे हैं वो अनसाइंड है, और अगर हमें खाली शॉर्ट इंट यूज़ करना है तो हम खाली जो कि साइंड होगा तो हम खाली लिखेंगे शॉर्ट इंट, दैट मीन्स कि साइंड है। अब इनकी रेंजेस होंगी क्या, क्योंकि इसका साइज़ 2 बाइट है, 2 बाइट का मतलब है कि 16 बिट ये मेमोरी में ले रहे होंगे, यानी कि अगर मैं कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करती हूँ जो कि शॉर्ट इंट टाइप का है तो वो 16 बिट एलोकेट कर रहा होगा मेमोरी के अंदर। अगर वो कहते हैं कि अनसाइंड है, दैट मीन्स कि उसकी जो रेंज होगी वो 2 की पावर 16 हाईएस्ट वैल्यू है जो स्टोर कर सकता है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। सही है, तो दैट वुड बी 65535। सही करके देख लेना, ये हो जाएगा 0 से लेकर 65535। और अगर मैं साइंड की बात करूँ तो ये लिमिट जो है ये हाफ़ हो जाती है, ये हमारे पास हो जाएगी -326768 से लेकर +32768, क्योंकि अब मेरे पास नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो कम है, तो ये जो रेंज होगी ये कितनी होगी, 2 की पावर 16 नहीं, 2 की पावर 15 माइनस से 2 की पावर प्लस 2 की पावर 15 तक। सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये लिमिट होगी। तो ये मेरी साइंड शॉर्ट एंड के लिए होगी, जिसको हम शॉर्ट एंड खाली कहते हैं। और अगर मैं लिख देती हूँ पीछे अनसाइंड, तो दैट मीन्स कि मेरे पास साइन बिट नहीं है यहाँ पे, और जब साइन बिट नहीं है तो नंबर ऑफ़ बिट्स जो टोटल है वो कितनी है, 16 बिट है। सही, यहाँ पर नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो 15 हो जाएंगे, 1 बिट कम हो गई है। सही, तो रेंज भी कम हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर इंट एंड लॉन्ग इंट। अगर मैं खाली इंट लिखती हूँ तो उसका मतलब है कि ये साइंड इंट की बात हो रही है, अगर खाली लॉन्ग इंट लिखता है दैट मीन्स कि साइंड लॉन्ग इंट की बात हो रही है। लेकिन अगर मुझे अनसाइंड यूज़ करना है तो मैं पीछे कीवर्ड लगा दूँगी अनसाइंड का। सही है, तो उसकी रेंज जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अब अगर हम फ्लोट की बात कर रहे हैं, फ्लोट में हमारे पास जो साइज़ होता है वो फिक्स है, चाहे वो कोई भी आर्किटेक्चर हो, चाहे 16 बिट हो या 32 बिट आर्किटेक्चर हो या 64 बिट हो, डजेंट मैटर। फ्लोट इज़ ऑलवेज 4 बाइट। 4 बाइट मीन्स कितनी बिट, 4 इंच 32 बिट। डबल इज़ 8 बाइट, 8 बाइट मीन्स 64 बिट। और लॉन्ग डबल जो होता है वो डबल से ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी रेंज ज़्यादा होती है, दैट इज़ 10 बाइट्स, दैट मीन्स 80 बिट्स।
सही है। तो 80 बिट्स का एक नंबर हो सकता है। सही है। तो अच्छा, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स और इंटीजर डेटा टाइप्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम साइंड और अनसाइंड की बात करते हैं। फ्लोट इज़ ऑलवेज साइंड। ये वाली जो डेटा टाइप्स हैं ये हमेशा साइंड ही होती हैं, फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल। सही है। तो जब हमें इस तरह के नंबर स्टोर करना होता है, सपोज़ अगर मैं कहती हूँ खाली इंटीजर स्टोर करना है 48, तो इंट में स्टोर होगा। लेकिन अगर मुझे इस तरह का नंबर स्टोर करना है 48.2, तो वो फ्लोट में सेव होगा। अगर वो बहुत बड़ा नंबर है, एक्सपोनेंशियल में पावर्स में है, तो फिर हम डबल और लॉन्ग डबल यूज़ करेंगे। तो एज अ रूल ऑफ थंब फ्लोट का साइज़ हमेशा डबल से छोटा होता है और डबल का साइज़ हमेशा छोटा होता है लॉन्ग डबल से। सही है। तो यहाँ पर ये जितनी भी डेटा टाइप्स हमने ऊपर देखी हैं उन सब के साइजेस लिखे हुए हैं। यहाँ पर इंट पीसी और इंट मेन फ्रेम का मतलब यही है कि 16 बिट आर्किटेक्चर की बात हो रही है और मेन फ्रेम मीन्स के 32 बिट आर्किटेक्चर की हो रही है। सही है। तो 32 बिट में हमारे पास एंड्स होता है वो इट इज़ ऑलवेज ऑफ 4 बाइट, जबकि 16 बिट में हमारे पास एंड्स होता है वो 2 बाइट्स का होता है। साथ में सबकी रेंजेस दी हुई हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है साइंड की और अनसाइंड की। सही है। तो मैंने सिर्फ शॉर्ट एंड की मैंने बता दी थी, -32768 से लेकर 32767 तक, और अगर अनसाइंड है तो 0 से 65535 लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर इंट। तो ये तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो कि जिस तरह वहाँ पर हमने कहा था 2 की पावर 16, तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 32। अगर अनसाइंड है तो 0 से स्टार्ट होगा और 2 की पावर 32 तक जा रहा होगा, और अगर साइंड है तो 2 की पावर 31 होगा। सही, माइनस से लेकर प्लस तक। एंड सेम गोज़ फॉर लॉन्ग एंड। सही। तो लॉन्ग एंड और एंड की रेंज बेसिकली सेम होती है, लेकिन अब स्टूडेंट सवाल ये करते हैं बस फिर लॉन्ग एंड और एंड में फ़र्क क्या है। फ़र्क पहले जब 32 बिट पीसीज नहीं थे, 16 बिट आर्किटेक्चर्स यूज़ होते थे, तो वहाँ पर साइज़ में फ़र्क था। सही। तो ऑब्वियसली रेंज में भी फ़र्क था, और वहाँ लॉन्ग एंड जो था वो बड़े नंबर्स को स्टोर करता था। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स हैं जो कि यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मैं अभी बात करती हूँ सपोज़ 4 की। तो 4 हमें पता है कि मेमोरी में 1 बाइट ले रहा होता है, 1 बाइट कंज्यूम कर रहा होता है। यहाँ पर दूसरा जो बेचारा, ये क्योंकि लास्ट टाइम भी बात हो रही थी वीडियो में कि या मुझसे किसी ने क्वेश्चन करा था स्टूडेंट ने कि हमारे पास एक होता है एस्की कैरेक्टर और एक होता है यूनिकोड कैरेक्टर। यूनिकोड कैरेक्टर का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू 4 तो एस्की कोड यूज़ कर रहा होता है, एंड एस्की कोड इज़ 1 बाइट 8 बिट्स का होता है। लेकिन ये जो ये वाली टाइप नज़र आ रही है W4_T, दैट इज़ द यूनिकोड कैरेक्टर। और ये जो कैरेक्टर होते हैं ये और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, चाइनीज़ के, जापानीज़ के लेटर्स इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारे पास मेमोरी में 2 बाइट ले रहा होता है। इसका मतलब है कि रेंज ज़्यादा हो गई है, तो हम ज़्यादा लेटर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन 2 बाइट्स में से। तो ये यूनिकोड कैरेक्टर होता है, और ये जो हम 4 यूजुअली यूज़ करते हैं वो एस्की कैरेक्टर होता है। तो यू शुड नो द डिफरेंस। बाकी अगर मैं 1 बाइट का इंट बनाना चाह रही हूँ तो _int 8 लिख कर हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर 16 बिट का है तो फिर _int 16। एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि अगर वो 64 बिट का आर्किटेक्चर यूज़ करें तो वो 64 बिट का इंटीजर भी बना सकता है। अच्छा, तो अब देखते हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर होते कैसे हैं। हमारे पास जो भी डेटा टाइप होगी, जैसे कि अगर मैं सपोज़ कहती हूँ 4 है, तो वो डेटा टाइप आएगी। डेटा टाइप के फ़ौरन बाद वेरिएबल का नाम आएगा और उसके नाम के बाद सेमीकोलन, ख़त्म। ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो फर्स्ट थिंग वुड बी डेटा टाइप। डेटा टाइप जो ऊपर हमने डेटा टाइप्स देखी हैं उसमें से कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। अच्छा, मैंने बूल का डिस्कस नहीं करा शायद। कैरेक्टर तो एक कैरेक्टर स्टोर करता है, दैट इज़ द एस्की कैरेक्टर। यानी कि अगर मैं कोई सपोज़ नंबर लिखती हूँ, मैं अभी 48 की बात कर रही थी, तो अगर मैं 48 लिखती हूँ तो दैट इज़ एन इंटीजर। अगर मैं लिखती हूँ 48.0 तो दैट इज़ अ फ्लोट। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ कैरेक्टर 48 इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी, अगर मैं लिखती हूँ कैरेक्टर 48 विदाउट इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ एक कैरेक्टर आता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ 4। लेकिन इस इंट में और इस कैरेक्टर 4 में फ़र्क है
48 का मतलब ये है कि एस की टेबल जो हमने बनाया था, उस एस की टेबल के अंदर जो 48 नंबर का कैरेक्टर है, उसमें जाकर देखते हैं ना कि डेसिमल नंबर 48 पे कौन सा कैरेक्टर मौजूद है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ इंटीजर 48, तो दैट मीन्स कि वैल्यू 48, जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सपोज़ कहती हूँ कि मेरे पास एक कैरेक्टर 4 है, एक कैरेक्टर का मतलब है एक सिंगल कैरेक्टर होगा, यानी कि 0 से 9 तक कोई भी एक डिजिट हो सकता है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम एक कैरेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं जब भी हम चार की वैल्यू से चार की टाइप से कोई वैल्यू डिफ़ाइन करनी होती है। तो सिंगल कैरेक्टर 4 मीन्स कि एस की टेबल में उसकी वैल्यू एक्चुअली कुछ और होगी, लेकिन वो वहाँ पर वैल्यू उस वैल्यू के ऊपर जो कैरेक्टर पड़ा हुआ है दैट इज़ 4, सही है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि नंबर 4, सही है, तो ये अगर मैं इंटीजर की बात करती हूँ, इंटीजर में नंबर 4 हम स्टोर कर रहे हैं और कैरेक्टर में हम कैरेक्टर 4 स्टोर कर रहे हैं, तो ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। यू शुड नो दैट वेरी वेल कि अगर हम इंटीजर 4 की बात करें दैट मीन्स कि नंबर 4 है और इसका जो बाइनरी है दैट इज़ 110, ये मेमोरी में स्टोर्ड है। हाँ सॉरी, 100, ये मेमोरी में स्टोर्ड है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कैरेक्टर 4 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दैट मीन्स कि एस की टेबल के अंदर जो कैरेक्टर्स स्टोर हुए हुए हैं, कैरेक्टर 4 की कोई और वैल्यू होगी, एस की वैल्यू होगी, सही है। कैरेक्टर 4 की वैल्यू एस की टेबल में 52 है। इसकी वैल्यूज़ मुझे भी याद नहीं, मैंने खुद इसकी टेबल से देखकर बता रही हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था स्टूडेंट ने कि मिस क्या हमें सारी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी इसकी टेबल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर। हमें जब भी रेफ़र करना होता है तो हम इसकी टेबल खोल कर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ इन्वर्टेड कॉमा में 4, दैट मीन्स कि एस की कोड इज़ 52, तो जो स्टोर होगा मेमोरी में वो एस की कोड 52 स्टोर होगा, सही है। जबकि अगर मैं नंबर 4 स्टोर करती हूँ तो 4 का जो भी बाइनरी है वो 4 की बाइनरी स्टोर हो रही होगी। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, सही, यू शुड रिमेंबर दैट। तो अगर मैं बूल टाइप का वेरिएबल की बात करती हूँ, तो बूल टाइप मीन्स कि इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, सही है। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0। और ये हम ज़्यादातर जब हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि कोई एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे मैं सपोज़ कहती हूँ कि नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 4, तो इसका रिज़ल्ट इज़ फॉल्स। और अगर मैं कहती हूँ 2 इज़ लेस देन 4, तो इसका रिज़ल्ट वुड बी ट्रू, सही। तो इस तरह के जो डिसीजन मेकिंग एक्सप्रेशंस होते हैं वहाँ पर हम यूज़ कर होते हैं बूल डेटा टाइप, सही है। अब डेटा टाइप कुछ भी हो, डिक्लेरेशन के लिए हमें सबसे पहले उसकी जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं उसकी डेटा टाइप लिखनी होती है, और डेटा टाइप के फ़ौरन बाद आइडेंटिफायर का नाम लिखना होता है। आइडेंटिफायर का नाम क्या हो सकता है, मैंने ऊपर स्लाइड्स में बताया था कि वैलिड आइडेंटिफायर जो है वो कोई लेटर से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसमें कोई नंबर बाद में आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है। वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं वो हमने पहले देख लिया था, सही। तो कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर होगा, सेमीकोलन होगा, ख़त्म, सही। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है, लेकिन अभी उस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सही है, सिर्फ एक मेमोरी में लोकेशन एलोकेट हो गई है। तो अगर मैंने 4 टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है तो 1 बाइट मेमोरी में एलोकेट हो गई होगी, क्योंकि 4 का साइज़ इज़ 1 बाइट। इंटीजर एलोकेट करा है तो 4 बाइट्स एलोकेट हो गई होंगी। अगर मैंने सपोज़ लॉन्ग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा तो 4 बाइट्स का एक वेरिएबल बन गया होगा, नेशनल डेप्थ उसका नाम हो गया होगा, यानी कि मेमोरी लोकेशन में 4 बाइट्स एलोकेट हो गए, और उन 4 बाइट्स के पीछे जो नाम जिससे हम रेफ़र कर रहे होंगे उन 4 बाइट्स को, दैट इज़ दिस नेशनल डेप्थ एंड सो ऑन, सही है। अच्छा, इसी तरह बूल डेटा टाइप जो होती है वो मेमोरी में 1 बाइट ले रही होती है, और उसमें एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, सही है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उन्हें इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, सही। तो दीज आर द 2 डिफरेंट टर्म्स। डिक्लेरेशन मीन्स कि हमने सिर्फ मेमोरी एलोकेट कर दिया, और इनिशियलाइजेशन मीन्स कि हमने उन वेरिएबल में कोई वैल्यू भी असाइन कर लिया। तो यहाँ पर इस इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल है कि सपोज़ अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पर इंटीजर काउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास डिक्लेरेशन हो रही है, इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही है, सही है, ओनली डिक्लेरेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है
चार टाइप का ग्रेड डिफाइन करा और उसमें इक्वल करके इन्वर्टेड कॉमा में कैरेक्टर डी असाइन कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास डिक्लेरेशन भी हो रही है और इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल ग्रेड को और उसकी टाइप हमने बता दिया चार है, और उस ग्रेड के वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू भी असाइन कर दिया, दैट इज़ द कैरेक्टर डी। सही है। तो मेमोरी भी एलोकेट हो गई होगी और मेमोरी के अंदर जो वैल्यू सेव हुई होगी वो डी का एस की कोड होगा। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन भी हो रही है और डिक्लेरेशन, दोनों चीज़ें साथ हो रही हैं। तो इट इज़ अप टू द यूज़र, वो डिक्लेरेशन खाली कर रहा है या डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों चीज़ें कर रहा है। अच्छा, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स जो होते हैं वो उनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है, लेकिन कभी कभार हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो जिनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू और हर दफ़ा वही वैल्यू हमें बार बार यूज़ करनी है। तो बजाय इसके कि हम बार बार उस वैल्यू को डिफ़ाइन करें, हम एक दफ़ा कांस्टेंट डिफ़ाइन कर देते हैं। कांस्टेंट का फ़ायदा ये होता है कि वो मेमोरी में जगह एक तो नहीं लेता है, फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि उसका साइज़ जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि वो उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। ठीक है। अब हमारे पास तीन तरह के कांस्टेंट्स होते हैं। यहाँ पर ये सिंपल सा प्रोग्राम है, वो ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करा हुआ है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करा हुआ है, यू नो द मीनिंग ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स। उसके बाद लिखा हुआ है हैश डिफाइन, और मैंने कहा था हैश से जो भी स्टेटमेंट स्टार्ट होगा दीज आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो इसका मतलब है कि हैश डिफाइन इज़ ऑल्सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सही है। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, हैश इंक्लूड का तो मतलब होता है कि वो लाइब्रेरी जो हमें इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम में, उसे हम हैश इंक्लूड से। हैश डिफाइन का मतलब ये होता है कि हम कोई कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं और थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू वही रहेगी। कांस्टेंट का नाम क्या है, पी आई पाए, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, स्पेस देकर हमने उसकी वैल्यू लिख दी है 3.14159, जो भी उसकी वैल्यू हमें लिखनी है। तो एक्चुअली होगा क्या कि जब भी प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा तो कंपाइलर के पास जाने से पहले प्री प्रोसेसर वो क्या करेगा कि जितने भी इस तरह के कांस्टेंट हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे पी आई पाए लिखा हुआ है इन कैपिटल लेटर्स, उसको रिप्लेस कर देगा इसकी वैल्यू से, दैट इज़ 3.1415। सही। तो वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर देगा उसकी वैल्यू। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। ये पूरे प्रोग्राम में एक ही जगह एक ही वैल्यू रहेगी इसकी पाई की, दैट इज़ दिस वैल्यू। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मुझे सपोज़ इस कांस्टेंट की सपोज़ वैल्यू चेंज करनी पड़ रही है तो मैं सिर्फ एक जगह चेंज करूँगी तो पूरे प्रोग्राम में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मैंने जहाँ जहाँ यूज़ करी होगी ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफाइंड कांस्टेंट। दूसरा कांस्टेंट जो यहाँ पर है डबल से पहले लिखा हुआ है, ये कीवर्ड CONST कांस्टेंट का। सही है। तो ये भी एक तरीका है कांस्टेंट डिफ़ाइन करने का कि मैं जब भी कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करती हूँ तो वेरिएबल के नाम से पीछे ये कीवर्ड लिख दूँ कांस्टेंट का, तो वो जो वेरिएबल होगा वो फिर कांस्टेंट बन जाएगा। और कांस्टेंट का मतलब है कि मुझे उसकी वैल्यू उसी वक्त डिफ़ाइन करनी ज़रूरी है। सही है। और वो वैल्यू जो होगी वो फिक्स होगी थ्रू आउट द होल प्रोग्राम। तो सी आउट करके इन्होंने फिर दिखाया हुआ है कि सी आउट कर देते हैं अगर सपोज़ हम डिफाइंड कांस्टेंट को, यानी कि हैश डिफाइन से जो डिफ़ाइन किया था तो उसकी वैल्यू भी वही आ रही है। सी आउट कर देते हैं मेमोरी कांस्टेंट को, यानी कि CONST कांस्टेंट की कीवर्ड से जो हमने डिफ़ाइन करा हुआ था उसकी वैल्यू भी वही आ रही है। और थर्ड टाइप ऑफ कांस्टेंट इज़ द लिटरल कांस्टेंट, यानी कि अगर मुझे कोई डेटा बस एक ही दफ़ा यूज़ करना है तो मुझे उसके लिए कोई वेरिएबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली वो वैल्यू लिख दूँ। दिस इज़ कॉल्ड लिटरल कांस्टेंट। सही है। तो तीनों की वैल्यूज़ इन ऑल केसेस सेम है और मेमोरी में ये कोई जगह नहीं ले रहे होंगे। अच्छा, फिर कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जो हम वेरिएबल्स में डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट इज़ ऑलवेज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। सेकंड थिंग इज़ इन स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट में हम सिर्फ एक कैरेक्टर लिख सकते हैं इनसाइड द सिंगल कोट। अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ कोई CA, तो ये चीज़ इनवैलिड है, ये एरर होगा। इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरह डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, जैसे कि पहले देखा था कि अगर सपोज़ तुम लोग प्रिंट करवाना चाहते हो वेलकम टू C++, तो वो पूरा सी आउट में इन्वर्टेड कॉमा में लिख कर हम प्रिंट करवा रहे थे, दैट वाज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। सही है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। इसके बाद फिर बूल टाइप्स होती हैं जिनमें फिर ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ होती हैं, दीज आर ऑल्सो कांस्टेंट्स।
सही, तो ये वही बात यहाँ पर भी बताई हुई है कि कैरेक्टर कांस्टेंट में हमारे पास इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट्स आई हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होता है, एक सिर्फ कैरेक्टर होता है। अगर दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में दैट इज़ ऑल्सो इनवैलिड, और ये भी इनवैलिड है सिमिलर फॉर द सिमिलर रीज़न, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम स्ट्रिंग कांस्टेंट डिफ़ाइन करते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो अगर सपोज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने कोई चीज़ लिखी और इन्वर्टेड कॉमा इज़ पार्ट ऑफ दी स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग का ही पार्ट है, तो फिर हम उसको किस तरह लिखेंगे? क्योंकि अगर मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़ करा तो दूसरा इन्वर्टेड कॉमा लिखा तो वहाँ पर स्ट्रिंग ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। सही है, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए व्हाट वी डू इज़ हम बैक स्लैश लगाते हैं और बैक स्लैश के साथ इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अब मैंने जो चीज़ लिखी है दैट इज़ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के अंदर का पार्ट है। अगर मैं बैक स्लैश के बगैर इन्वर्टेड कॉमा लिखूँगी तो उसका मतलब है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट अब ख़त्म हो रहा है। सही है, तो अगर मुझे इन्वर्टेड कॉमा स्ट्रिंग के अंदर लिखना है तो फिर वो हमेशा हम किसके साथ लिखेंगे? बैक स्लैश के साथ। और इसकी रीज़न ये कि इन्वर्टेड कॉमा इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हम उनको बैक स्लैश के साथ लिखते हैं। सही है, अब स्पेशल कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा इटसेल्फ है। सही है, तो मुझे अगर उसको पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग बनाना है तो मैं बैक स्लैश के साथ लिखूँगी। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में? इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है और बैक स्लैश खुद होता है। मुझे इन तीनों कैरेक्टर्स में से कोई भी कैरेक्टर लिखना है स्ट्रिंग के अंदर या कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में, तो हमेशा मैं इन तीनों कैरेक्टर से पहले बैक स्लैश ज़रूर लगाऊंगी। तो इसका मतलब है मैं अगर सिर्फ सिंपल बैक स्लैश भी प्रिंट करना चाह रही हूँ और मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया तो ये चीज़ गलत है, वो प्रिंट नहीं करेगा इसको। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे 2 दफ़ा बैक स्लैश लिखना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर इन्वर्टेड कॉमा, सिमिलरली फॉर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हम लिखेंगे तो हमेशा बैक स्लैश के साथ लिखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर।